हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं प्री कॉग्निजेंस नोटिस के बारे में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों को कोर्ट के द्वारा प्री कॉग्निजेंस नोटिस भेजी जा रही है और यह नोटिस जब क्लाइंट या फिर कस्टमर देखता है तो वह टेंशन में आ जाता है, हड़बड़ा जाता है कि ये कौन सी नोटिस आ गई और वो भी कोर्ट के द्वारा प्री कॉग्निजेंस नोटिस। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसी प्री कॉग्निजेंस नोटिस के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस किसके द्वारा भेजी जाती है दोस्तों? ये नोटिस भेजी जाती है कोर्ट के द्वारा। अब जरा समझते हैं कि व्हाट इज प्री कॉग्निजेंस नोटिस दोस्तों, और ये कब भेजी जाती है। डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद कुछ समय के बाद किसी एक जेन्युइन रीजन की वजह से, या फिर उसकी कोई मजबूरी हो, प्रॉब्लम, दिक्कत हो, या फिर उसके घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, या फिर मेडिकल इमरजेंसीज हो, या फिर उस व्यक्ति का काम धंधा, नौकरी छूट गई हो, या फिर उस व्यक्ति ने कोई व्यवसाय चालू किया होगा और उस व्यवसाय में उस व्यक्ति को लगातार कंटिन्यूअसली नुकसान हो रहा है और कहीं से कुछ भी पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जो उसने एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों से या फिर बैंक से लोन लिया था, उसकी ईएमआई, उसकी किस्त को रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है दोस्तों। ऐसा करके उस व्यक्ति ने लगातार उस लोन की 3 ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया, 90 दिन हो गए, तो आगे चलकर उस व्यक्ति ने यही चीज को कंटिन्यूअसली रखा, आगे भी लोन की ईएमआई को नहीं भरा। तो ऐसे में जो बैंक है वह ऑथोराइज हो जाती है कि वह बैंक आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दे, और साथ ही साथ बैंक ऑथोराइज हो जाती है कि वह बैंक आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले और कानूनी कार्रवाई करे दोस्तों। तो ऐसे में होता क्या, बैंक तो सबसे पहले तो आपको बैंक के द्वारा नोटिस भेजी जाती है, जैसे कि डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, ठीक है। तो ये इस प्रकार की नोटिसेस होती है जो कि वो आपको रिमाइंड करते हैं कि आपकी इतनी ईएमआई ड्यू है, इतना आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, कृपया करके इसका भुगतान कर दें। तो ऐसे में यदि आप इसका भुगतान नहीं करते हैं और साथ ही साथ यदि आप इनके नोटिसेस का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आगे चलकर कानूनी तौर पर, ठीक है, नियम और कानून और लॉ के मुताबिक ये जो बैंक है, जो एनबीएफसी या फिर जो लोन कंपनियां होती है, वो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेती है दोस्तों। ये एनबीएफसी अपने एडवोकेट एसोसिएट्स या फिर उनके जो भी फर्म होते हैं, जो उनके वकील होते हैं, उनके द्वारा भी आपको लीगल नोटिस भेजी जाती है कि कृपया करके आपके इस बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए। आपको 15 से 30 दिन का समय भी दिया जाता है। और ऐसे में होता क्या है, जो क्लाइंट, जो कस्टमर होता है, जो उधारकर्ता होता है, इस लीगल नोटिसेस का भी जवाब दाखिल नहीं करता है, रिप्लाई नहीं देता है। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस का भी कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो क्लाइंट, वो जो कस्टमर है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एज पर द लॉ और कानून के मुताबिक बैंक ने, एनबीएफसी ने आपको नोटिसेस भेजी अपने अमाउंट का, उनका जो भी अमाउंट ड्यू था उसको रिकवर करने के लिए। तो कानून के मुताबिक आपका भी एक फर्ज बनता है, लॉ के अकॉर्डिंगली आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपको उस नोटिसेस का आपको रिप्लाई देना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, जो कस्टमर, जो क्लाइंट होते हैं, वो इस नोटिसेस को इग्नोर करते, इसका रिप्लाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक, जो एनबीएफसी होती है, वो आपके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर लेती है। फिर जो बैंक, जो एनबीएफसी, वो आगे चलकर करती क्या है, आपसे पैसे रिकवर वसूल करने के लिए आपके खिलाफ में कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज करवाती है दोस्तों, प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवाती है, या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज करवाती है दोस्तों। तो जब यह मामला कोर्ट में जाता है, तो जो कोर्ट होती है, जो मजिस्ट्रेट, जो कोर्ट होती है, जो वहां पे जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में प्री कॉग्निजेंस, आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में प्री कॉग्निजेंस का एक नोटिस आपको सर्व करते, आपको भेजते हैं दोस्तों। क्योंकि जब कोई भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल की जाती है तो डायरेक्टली सीधे मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, डायरेक्टली सीधे ट्रायल और केस चालू नहीं हो जाता, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट साहब है, जो कोर्ट के जो ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं, वो भी समझते हैं मैटर्स को, और वो क्या करते हैं, केस दर्ज ना करते हुए, ट्रायल को शुरू ना करते हुए, सबसे पहले उस क्लाइंट, उस कस्टमर जिसके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल की गई है एनबीएफसी और बैंक के द्वारा, उस क्लाइंट, उस कस्टमर को मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, कोर्ट के द्वारा एक प्री कॉग्निजेंस नोटिस भेजी जाती है दोस्तों। और उस प्री कॉग्निजेंस नोटिस में यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ में यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की गई है, आपका इतना इतना अमाउंट, इतनी इतनी आपका जो राशि है वो बकाया है। हो सकता है आपका वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 138 का कंप्लेंट फाइल हुआ हो, आपका ईएमआई जो बाउंस हुआ है सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का जो केस है, हो सकता है मे बी वो फाइल हुआ हो, या फिर आपके खिलाफ में कोई क्रिमिनल ऑफेंस लाइक चीटिंग या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का धोखाधड़ी वाला कोई मामला से रिलेटेड संबंधित कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ में फाइल की गई हो कोर्ट के अंदर। तो ऐसे मामले में जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो डायरेक्टली सीधे कॉग्निजेंस, डायरेक्टली सीधे संज्ञान नहीं लेते हैं, वो आपको प्री कॉग्निजेंस का एक नोटिस भेजते हैं। तो जो वो नोटिस आपको जब आती है, तो उस नोटिस में बाकायदा किस सेक्शन में, किस धारा में आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, क्या मैटर था, ठीक है, उसमें सारी चीजें, क्यों ये कंप्लेंट फाइल की गई है, किसने फाइल किया, वो सब डिटेल्स उस प्री कॉग्निजेंस नोटिस के अंदर मेंशन रहती है दोस्तों।
साथ ही साथ कोर्ट का स्टैंप और सील लगा रहता है, प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनकी साइन होती है। ये सारी चीजें, ठीक है, किस एडवोकेट ने वो कंप्लेंट फाइल की है, वो सब डिटेल्ड उस नोटिस के अंदर दोस्तों मेंशन रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आपको ये नोटिस मिलती है तो इस नोटिस को आप काफी सीरियस आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्ट है वो सिर्फ आपको इंटीमेट इन्फॉर्म कर रही है, अभी आपका ट्रायल, आपका केस अभी चालू नहीं हुआ है। आपको आपका पक्ष रखने के लिए आपको एक चांस, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप आइए, इस नोटिस का जवाब फाइल करिए, इसका रिप्लाई दीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि जो एनबीएफसी या फिर जो लोन कंपनियां हैं वो कभी कभी गलत तरीके से भी कंप्लेंट फाइल कर देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपके खिलाफ में कोई प्री कॉग्निजेंस नोटिस इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो यदि आपको लग रहा है कि ये गलत नोटिस है, ठीक है, मैं तो बैंक के साथ में कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में था, मैंने बैंक को अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कत शेयर की थी, मैंने बैंक को प्रायर नोटिस भेजा था, मैंने बैंक को इंटीमेट किया था, ठीक है, कि मैं लोन की ईएमआई को रिस्ट्रक्चर करवाना चाहता हूं, उसकी ईएमआई को कम करवाना चाहता हूं, टाइम को एक्सटेंड करवाना चाहता हूं, मेरी ये पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैंने मोरेटोरियम पीरियड भी मैंने लिया था। ये सब चीज अगर आपने बैंक के साथ में कम्युनिकेशन किया रहेगा ऑफिशियल तरीके से रिटन फॉर्म में, तो फिर ये सारी चीजें आपको वहां पे काम आ सकती है यदि जब आपके खिलाफ में प्री कॉग्निजेंस नोटिस कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है। तो आप वहां पे जाके अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, ये दिक्कत है, राइट। तो अभी आप जाएंगे, मतलब कैसा, आप अपने एडवोकेट, अपने काउंसिल, अपने अधिवक्ता के थ्रू आप उसका रिप्लाई फाइल करेंगे दोस्तों। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी नोटिस यदि आपको बैंक के द्वारा या फिर किसी भी लीगल एडवोकेट या फिर जो एनबीएफसी के जो वकील होते हैं उनके थ्रू कोई भी नोटिस यदि आपको आती है तो उसका रिप्लाई आपको जरूर देना चाहिए। क्योंकि आप नहीं देंगे तो ये देख लीजिए, प्री कॉग्निजेंस नोटिस आ गई, आप रिप्लाई में क्या फाइल करेंगे? तो मैंने यही कहा कि आप रिप्लाई में ये फाइल कर सकते हैं कि मैं बैंक के साथ में कॉन्टिन्यूअसली में कॉन्टैक्ट में था। तो ये थे रिप्लाई के फायदे दोस्तों। यदि मैटर में रियलिटी रहेगी, मैटर जेन्युइन रहेगा, सही रहेगा, आप जानबूझकर इंटेंशनली आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो आपके खिलाफ में कॉग्निजेंस ले लेगी, संज्ञान ले लेगी और मुकदमा दर्ज करके केस को चालू कर देगी दोस्तों। और आपके खिलाफ में समन्स इश्यू होंगे, वारंट इश्यू होंगे, ठीक है। तो आप काफी प्रॉब्लम, दिक्कत में आ सकते हैं। और ऐसे में होता क्या, आप रहते कहीं और हैं और किसी दूसरे स्टेट में ये जो है कंप्लेंट फाइल की जाती है, जिससे कि आपको उस कोर्ट में आने जाने में, जहां पे ये मुकदमा, जहां पे ये केस फाइल की जा रही है, उस कोर्ट में आपको आने जाने में काफी दिक्कत और प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब जो मजिस्ट्रेट साहब है वो महीने में 2 तारीख दे रहे हैं, 3 तारीख दे रहे हैं, वो उनके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। अब महीने में 3 बार दे दिए तो आप रहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आपका मैटर चल रहा है, कोलकाता में, तो आपको आने जाने में काफी दिक्कत का सामना, आपको प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपको प्री कॉग्निजेंस नोटिस कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है तो इसका आपको जवाब, रिप्लाई आपको जरूर देना चाहिए दोस्तों। यदि आप रिप्लाई नहीं देंगे तो आगे चलकर होगा क्या, फिर जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले लेगी, संज्ञान ले लेगी और आपके खिलाफ में केस फाइल हो जाएगा और जो ट्रायल है वो चालू हो जाएगा, केस चालू हो जाएगा, तो इश्यू प्रोसेस हो जाएगा, समन्स भेजे जाएंगे, फिर उसका भी रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर वारंट इश्यू होंगे, उसका भी रिप्लाई नहीं दोगे तो आगे चल के फिर एनबीडब्ल्यू, नॉन अवेलेबल वारंट, फिर आपका अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि कोई भी प्री कॉग्निजेंस नोटिस कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है तो उसको सीरियस लेना चाहिए दोस्तों। और ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस सही है कि फेक है, जेन्युइन है कि फ्रॉड है, इस चीज की भी आपको जांच करनी चाहिए आपके अधिवक्ता, आपके एडवोकेट के द्वारा दोस्तों। तो ये ध्यान देना, कोर्ट भी डायरेक्टली सीधे आपके मामले में सीधे डायरेक्ट केस दर्ज नहीं करती है, डायरेक्टली सीधे मुकदमा दर्ज नहीं करती है दोस्तों। वो भी आपको एक मौका देती है, आपको बुलाती है, आपको अपना पक्ष रखने के लिए। यदि आपका पक्ष सही होगा, आप सही और जेन्युइन रीजन देंगे कि आप पेमेंट क्यों नहीं दे पा रहे, क्या आपकी प्रॉब्लम, दिक्कत है, एक तरीके से प्री कॉग्निजेंस नोटिस समझ लीजिए कि आपको एक मौका, आपको एक ऑप्शन है कि आप बैंक के साथ में बात करके नेगोशिएशन, सेटलमेंट भी आप कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम, अपनी रीजन को शेयर करके आप बैंक के साथ में सेटलमेंट, नेगोशिएशंस भी आप कर सकते हैं दोस्तों। एक तरीके से आपको प्री इंटीमेट किया जा रहा है कि आपके खिलाफ में अब आगे चलकर केस दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज हो सकता है, ट्रायल शुरू होगा, इश्यू प्रोसेस होगा। तो ये चीज होने से पहले आप इस प्री कॉग्निजेंस नोटिस का जवाब दाखिल कर दीजिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि बैंक, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस भेजी जाती है दोस्तों, तो उसका रिप्लाई जरूर दीजिए। रिप्लाई देंगे तो वो रिप्लाई एक तरीके से आपके लिए आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में आपके लिए एक एविडेंस और दस्तावेज का सबूत का काम करेगा। अगर कल को बैंक, एनबीएफसी आपके खिलाफ में कोई भी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करती है तो आप एज एविडेंस प्रूफ में बता सकते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली बैंक के संपर्क में था, कम्युनिकेट कर रहा था, मेरी प्रॉब्लम, दिक्कत को मैं शेयर कर रहा था, मैंने मोरेटोरियम पीरियड के लिए अप्लाई किया था, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था, मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मैंने ये शेयर किया था, मैंने समय मांगा था। अगर फिर भी अगर बैंक, एनबीएफसी आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट दर्ज कर देती है तो इस प्रकार से आप अपनी इस रिप्लाई का आप वहां पे कोर्ट में एज एविडेंस में दिखाकर आप
बैंक एनबीएफसी के द्वारा जो भी कंप्लेंट फाइल की गई थी उसको आप डिसमिस करवा सकते हैं दोस्तों। तो यदि मामले में दम होगा तो फिर कोर्ट कॉग्निशन संज्ञान लेगी और मुकदमा दर्ज करके केस को चालू करेगी दोस्तों। यदि मामले में दम नहीं रहेगा तो उस मामले को, उस कंप्लेंट को वहीं पे कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान में अपने रख लीजिए कि जानबूझकर लोन को डिफॉल्ट करना यह अपने आप में एक अपराध, एक ऑफेंस है दोस्तों। यदि आपके पास पैसे हैं तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एनबीएफसी और बैंकों के जो भी बकाया जो राशि है उसका भुगतान कर दीजिए, जिससे कि आगे चलकर भविष्य में आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं भरेंगे तो इस प्रकार से आपको कानूनी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और मन में यदि कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।